ये जो इमेज आपके साथ अभी चस्पा हो रही है, जुड़ रही हैं, इनको आप कैसे देख रही हैं? आर यू एंजॉयिंग इट? जो भी इमेज बन रही है उससे एक जिम्मेदारी ज़रूर बनती है साथ ही साथ कि अब एक दायरा है जिसके लिहाज से मुझे रहना है, जिसके लिहाज से मुझे बोलना है, और उसका मुझे एहसास है पूरा। मुझे उस तरीके से भाषण देने नहीं आते, बातें करनी नहीं आती जैसे एक नेता को आनी चाहिए, जो ओरेटरी स्किल्स कहलाई जाती है। लेकिन मेरा एक सिंपल अंदाज़ है, और जहाँ तक आज तक मैंने देखा है तो वो सिंपल अंदाज़ भी कई लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ज़्यादा तब्दीली बदलाव नहीं लाना पड़ा, और मेरा ये व्यवहार भी लोगों को पसंद आ रहा है। मेरे हाथों से जो भी काम होगा वो कभी भी महिलाओं को नीचा दिखाने वाला नहीं होगा, उनको कमज़ोर करने वाला नहीं होगा, और कोशिश यही रहेगी कि उनको मजबूत कर सकूं, जहां भी हो सके उनके लिए एक सीढ़ी का काम कर सकूं। कभी ऐसा लगा अरे ये मैं कहाँ आ गई, क्यों मैं इस राजनीति में हूँ, या क्यों मैंने ये सोचा कि मुझे टिकट लेके लड़ना चाहिए? कि ये जो जर्नी रही है वो बहुत उतार चढ़ाव की रही है, एकदम ऐसा वो नहीं था। पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ज़्यादा दुआएं मिली हैं और आगे बढ़ने का मौका ज़्यादा मिला है, और बुरे हालात राजनीति के लिहाज से उतने नहीं मिले हैं। हाँ, परिवार पर अगर देखा जाए तो बहुत परेशानी थी, मुसीबत भाजपा सरकार के द्वारा ला दी गई थी, तो उससे उभर कर फिर एक नियत करना कि हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आजी, इंकिसारी, सादगी, इस सब को अगर आपको एक लफ्ज में कहना हो तो आप इकरा हसन कह सकते हैं। जी हाँ, इकरा हसन उसी सादगी की मिसाल बन गई हैं। यूं तो अब वो एमपी हैं, लेकिन उनके सादगी के किस्से पूरे देश में गाए जा रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ, जिस तरह से उन्होंने पूरा अपना इलेक्शन कैंपेन किया, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा चुनाव लड़ा, और लड़ के जीत के जब वो पार्लियामेंट पहुंची, और पार्लियामेंट पहुंचकर पार्लियामेंट के अंदर बाहर ओथ लेते हुए जब भी उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब भी उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं, तो एक लफ्ज बेसाख्ता लोगों के मुंह से निकल रहा है, और वो है सादगी। और यही सादगी उनकी जीत में बहुत बड़ा उसने रोल अदा किया है। आज जब वो जीत कर ओथ लेकर आज वो जब एमपी बन चुकी हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है इकरा से कि उनकी ये पूरी जर्नी कैसी रही है, किस किस ने उनका साथ दिया है, कितनी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है, और वो तमाम चीजें, वो तमाम इश्यूज जिनके बारे में वो सोचती हैं, जिसके बारे में वो बोलना चाहती हैं, और लोकसभा में जब उनकी पहली स्पीच होगी तो वो कैसी होगी, किन मुद्दों पर होगी, किन इश्यूज पर होगी। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे, और मेरे साथ बात करने के लिए खुद इकरा हसन मौजूद हैं, कैराना की एमपी हैं। इकरा, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लग रहा है अब आप इकरा हसन से एमपी इकरा हसन हो गई हैं? कितनी जिंदगी बदली है इकरा, रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक? काफ़ी फ़र्क आ गया है, लेकिन एहसास अभी मुझे उतना हो नहीं रहा है, धीरे धीरे शायद होगा। लेकिन बिल्कुल एक अब जिम्मेदारी का एहसास बहुत हो गया है, और ये अब मैं जवाबदेह हूँ अपने लोगों को, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बस मुझे यही अपने आप से उम्मीद है कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। जी, जब आप ओथ लेने के लिए जा रही थी और बड़े बड़े नाम आपके साथ लिए जा रहे थे, और फिर आपका नंबर उसमें आया, और हाथ में वो पेपर लेकर जब उन सीढ़ियों पे चढ़ती हुई जब आप जा रही थी, क्या जहन में क्या था, क्या कैफियत थी उस वक्त आपकी? उस वक्त बस उसी वक्त इस जिम्मेदारी का बहुत गहरा एहसास हुआ, और मन में थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि मेरा पहली बार था, और इतने बड़े हमारी देश की पंचायत है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा इदारा है, तो वहाँ पर जब हम सबके बीच में, और इतने बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे, तो बस यही था कि अपने लोगों को मैं सही तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूं, और उनकी आवाज़ को उठा सकूं। मैंने देखा कि इस बार, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ओथ जब लेते हैं सबके अपने अपने तरीके होते हैं ओथ लेने के, लेकिन इस बार सबकी अपनी अपनी एक मैसेजिंग थी, जो भी जिस तरह से भी देना चाहता था। तो जब आप ओथ लेने के लिए जा रही थी, जहन में था कुछ, किस तरह से लूंगी, कैसे शुरुआत करूंगी, कैसे एंड करूंगी, क्या मैसेज दूंगी, ये मेरा पहला मौका है? जी,
मुझे इस तरीके का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहले भी हमने जब भी ओथ सेरेमनी देखी है, जिस तरीके की नारेबाजी इस बार हुई, मुझे नहीं लगता शायद पहले कभी इतनी हुई है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैसेजिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था कल, लेकिन मेरी मैसेजिंग बहुत सिंपल थी। मैंने अपने लोगों के बीच में जब कैंपेन किया था तो मैंने यही कहा था कि मैं सर्व समाज की बेटी बनकर रहूँगी, और कभी मैं ऐसा एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं दो समाजों के बीच में ऊपर नीचे कर रही हूँ या किसी बिरादरी के बीच में ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो वही एक मेरे मन में इरादा था, और उस इरादे की नींव जो थी वो यही थी कि हमारी आइडेंटिटी चाहे मजहबी हो या कास्ट की हो या कोई भी और आइडेंटिटी हो, उसको बचाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम संविधान को बचाएं, संविधान को सर्वोप्रिय रखें। तो मेरी जो शपथ थी वो सिर्फ संविधान के लिए थी कि कितना ज़रूरी संविधान हर उस व्यक्ति के लिए है जो सबसे कतार में पीछे खड़ा है, और चाहे जो भी उसका मज़हब हो, चाहे जो भी उसकी जाति हो, इस देश में अगर सर उठाने का अधिकार मिल रहा है तो वो संविधान से मिल रहा है। तो ज़रूरी ये है, और क्योंकि ये जो पद मुझे मिला है ये भी संविधान के अधिकार द्वारा ही मिला है, तो मेरे ख्याल से मेरी अपनी सोच यही थी कि आज का दिन अगर किसी चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी है तो वो संविधान के लिए है। तो मेरी शपथ उस पर आधारित थी, लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही, और सबकी अपनी अपनी सोच है, इस पे मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मेरी सोच ये थी। जी, अभी मैं देख रही थी कि जब भी आपके बारे में लोग बात करते हैं, चाहे वो पूरा इलेक्शन कैंपेन हो, मैंने आपका इलेक्शन कैंपेन कवर किया, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने आपकी मदर जो है उनका इंटरव्यू किया था जब वो जीत कर आई थी, जब वो एमपी बनी थी। फिर जब आप अपने भाई के लिए कैंपेन कर रही थी तो तब मैंने आपका इंटरव्यू किया था। फिर जब आप कैंपेन कर रही थी तब मैंने आपका इंटरव्यू किया। तो मैं कह सकती हूँ थर्ड इंटरव्यू है मेरा आपके साथ। और इस पूरे दौरान एक जो छवि आपकी बनी है वो है कि आप बहुत सहज तरीके से, बहुत सादा मिजाज, लेकिन बातों में वो वजन है आपकी जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं। ये जो इमेज आपके साथ अभी चस्पा हो रही है, जुड़ रही हैं, इनको आप कैसे देख रही हैं? आर यू एंजॉयिंग इट, और या फिर आपको लगता है कि कोई भी इमेज आपके साथ जब जुड़ती है तो वो जिम्मेदारी भी लाती है, और फिर आप उसको अगर तोड़ते हैं कभी तो फिर एक अलग तरह की एक इमेज जो है बनती है? कैसे देखती हैं आप इसको? बिल्कुल, जो भी इमेज बन रही है उससे एक जिम्मेदारी ज़रूर बनती है साथ ही साथ, कि अब एक दायरा है जिसके लिहाज से मुझे रहना है, जिसके लिहाज से मुझे बोलना है, और उसका मुझे एहसास है पूरा और हर वक्त रहता भी है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि जो मेरा मिजाज रहा है हमेशा से, जब मैं पढ़ाई करती थी तब भी मेरा इसी तरीके से बात करने का भी रहा है। तो बहुत कुछ मैंने बदला नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अपने इस अंदाज में भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर पा रही हूँ, और उन्हें अच्छा लग रहा है। मैं क्योंकि मैं मुझे उस तरीके से भाषण देने नहीं आते, बातें करनी नहीं आती जैसे एक नेता को आनी चाहिए, जो ओरेटरी स्किल्स कहलाई जाती है। लेकिन मेरा एक सिंपल अंदाज है, और जहाँ तक आज तक मैंने देखा है तो वो सिंपल अंदाज भी कई लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ज़्यादा बदलाव नहीं लाना पड़ा, और मेरा ये व्यवहार भी लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कहते हैं, जब मैं आपके क्षेत्र में गई थी तो लोगों का कहना था लंदन से पढ़कर आई है, अंग्रेजी जानती है, लेकिन बिल्कुल हमारे बीच में हमारी जैसी बनके हमारी बातें करती है, और कभी हमने उसके सर से दुपट्टा उतरते हुए नहीं देखा। ये सारी बातें आप इसको कैसे लेती हैं एज ए वुमन, और एक फेमिनिस्ट होने के नाते कैसे लेती हैं आप इन तमाम चीज़ों को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें आप जहाँ से आते हैं, जिस कल्चर से आप आते हैं, जिस एरिया से आप आते हैं, उस लिहाज से करते हैं आप। और क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, ये पब्लिक लाइफ है, तो ये मेरा तौर तरीका बन गया है। अब मुझे इसके बिना महसूस नहीं होता है कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। तो मेरे लिए कन्वीनियंट भी है, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं प्रो चॉइस हूँ कि अगर आपको सर ढकना है, आपको उसका अधिकार है, आपको नहीं ढकना है तो आपको उसका भी अधिकार है। और तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं, और मैं फेमिनिस्ट हूँ। अगर ऐसा मेरे पहनावे से नहीं लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपको बहुत आउटवर्डली होकर करनी है। लेकिन अगर मुझे कभी भी आज जैसे मैं
संवैधानिक पद पे हूँ, तो मेरे हाथों से जो भी काम होगा वो कभी भी महिलाओं को नीचा दिखाने वाला नहीं होगा, उनको कमज़ोर करने वाला नहीं होगा। और कोशिश यही रहेगी कि उनको मजबूत कर सकूँ, जहाँ भी हो सके उनके लिए एक सीढ़ी का काम कर सकूँ। तो मेरे ध्यान में ये भी एक परिभाषा हो सकती है फेमिनिज्म की। और उस पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बदलाव आता है, एकदम से आप तब्दीली नहीं ला सकते समाज में। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं अपने लोगों में उनकी तरह रहकर भी कुछ ऐसे आइडियाज़ जो पॉजिटिव हैं हमारे समाज के लिए, महिलाओं के लिए, उनको ला सकूं। अगर आप एक रिकैप करना चाहें, अभी आप सांसद बन गई हैं और जब आपका टिकट डिक्लेयर हुआ तब से लेकर अब तक की अपनी जर्नी जो है आपको, उसको अगर आप रिकैप करना चाहें तो आप उसको कैसे याद करेंगी? क्या दुश्वारियां थीं जो आपके सामने आई? कौन सी मुश्किलात थीं जिसका सामना आपको करना पड़ा? कभी ऐसा लगा कि अरे ये मैं कहाँ आ गई, क्यों मैं इस राजनीति में हूँ, या क्यों मैंने ये सोचा कि मुझे टिकट लेके लड़ना चाहिए? जब आपका आरएलडी के साथ गठबंधन टूट गया था, वो एक वक्त हो सकता है जब आपने सोचा हो ऐसा, तो उसको अगर आप रिकैप करें पूरे को, तो कैसे उसको करेंगी आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो जर्नी रही है बहुत उतार चढ़ाव की रही है। एकदम ऐसा वो नहीं था, पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ज़्यादा दुआएं मिली हैं और आगे बढ़ने का मौका ज़्यादा मिला है। और बुरे हालात राजनीति के लिहाज से उतने नहीं मिले हैं। हाँ, परिवार पर अगर देखा जाए तो बहुत परेशानी थी, मुसीबत भाजपा सरकार के द्वारा ला दी गई थी। तो उससे उभर कर फिर एक नियत करना कि हम चुनाव लड़ेंगे, और फिर वो चुनाव में एक समीकरण का होना और एन वक्त पर उस समीकरण का टूट जाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग थी, क्योंकि दो पार्टियों के बीच में हमें बैलेंस करना था। तो वो हम लगातार करते आ रहे थे, और इसी उम्मीद पर कि हम एक गठबंधन जो हमारे इलाके में फ़ायदेमंद साबित होगा, उस गठबंधन से हम चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन फिर चुनाव से सिर्फ 1-1.5 महीना पहले वो गठबंधन टूट गया, तो उस टाइम हमारी हिम्मत भी बहुत हद तक टूट गई थी। और ये भी जहन में चल रहा था, क्योंकि सब लोग आकर पूछते थे कि आपका समीकरण क्या है। तो तब जहन में ये भी चल रहा था कि अब शायद चुनाव लड़ें या ना लड़ें, डाउट था। लेकिन उसके बाद मेरी मदर हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत बंधाई। जब हम सबकी हिम्मत टूटती है तो वो कहीं ना कहीं ढाल की तरह आ जाती हैं, और हमने फिर नए सिरे से कोशिश करी और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और जैसे ही हमने कदम बढ़ाए तो कदम बहुत आसानी से हमारे वो हो गए, क्योंकि लोग पहले ही परेशान थे और चाह रहे थे, एक बदलाव चाह रहे थे, एक ऑल्टरनेटिव चाह रहे थे। तो जब हमने लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया तो हमें साथ भी मिला। और आज जब मैं देखती हूँ कि उस दौरान जो हालात थे और आज जो चुनाव हमने लड़ा है, तो मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि शायद हम गठबंधन पर भी ऐसा चुनाव न लड़ पाते जैसा हमें आज नसीब हुआ है। तो ये सब किस्मत की बातें, लिखा हुआ है पहले से। बिल्कुल, आपने बहुत कम उम्र में अपने वालिद को खो दिया, और फिर उसके बाद जो आपकी मदर हैं वो एक तरह से आपके लिए शील्ड की तरह से रहीं। उन्होंने ना सिर्फ राजनीतिक विरासत बचाई आपके पिता की, बल्कि आप लोगों को उसमें एक तरह से एक तरह से मांझा आपको और पॉलिश करके लोगों के सामने एक तरह से उन्होंने पेश किया। आप अपनी पूरी जर्नी में, और ख़ास तौर पर जो बहुत उतार चढ़ाव आपकी फैमिली ने देखे, मुश्किल दौर से आप गुजरे, चाहे आपके भाई को जेल होना हो, यंग वून में आपके फादर का चला जाना हो, और फिर आपकी मदर सामने आई एक फेस बन के, वो भी मुझे लगता है कि एक ज़रूरत के तहत वो आई थी। उस सबको आप कैसे देखती हैं जब आप आज इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में, जहां मोदी जैसा एक चेहरा है, जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी है, और यूपी से आप चुनकर आई हैं, कैसे देखती हैं आप इस सबको? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो आज तक हुई है वो यहाँ तक की सीख देने के लिए ही शायद हुई है। और मैं अपने वालिद के बारे में बहुत बात की है मैंने, और मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूँ। उन्हीं की वजह से राजनीति में भी हूँ, उन्हीं के नाम को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर मैं आज कहना चाहूँ तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी मदर का रहा है, कि उन्होंने ऐसे वक्त पर आकर संभाला जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ना सिर्फ उन्होंने राजनीति संभाली, घर भी संभाला, और साथ साथ में हमारी भी तरबियत
तरबियत करी, ऐसी तरबियत करी जो आज शायद लोगों को अच्छी भी लग रही है। तो इसमें सारा का सारा जो श्रेय है वो उन्हें जाता है। जैसी भी मैं हूँ, जिस भी लिहाज से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी वक्त पे उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई और तभी मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। और हमेशा उन्होंने ऐसे वक्त पर जब सब हिम्मत तोड़ देते हैं तो वो पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत ले आती हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे बस यही उम्मीद है कि ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मेरे वालिद और जो सीख मुझे मेरी वालदा से मिली है, इनको मैं आगे बढ़ा सकूं। यहाँ तक तो वो मुझे ले आए हैं, लेकिन इनको मैं आगे बढ़ा सकूं और उनको और फ़ख्र महसूस करा सकूं। आपके फादर के नाम में एक तरह से रिकॉर्ड भी है कि वो यंगेस्ट एज में, मतलब चारों हाउस, वो राज्यसभा के एमपी भी रहे, लोकसभा के भी रहे हैं, वो एमएलसी भी रहे हैं और वो एमएलए भी रहे हैं, तो और यंगेस्ट वो रहे हैं। ये तो जब ये तमाम चीज़ें, एक विरासत, एक पॉलिटिकल विरासत जब आपको मिलती है, आपके भाई तो एमएलए रहे लेकिन एमपी आपकी मदर के बाद आप आई हैं, और आपकी मदर भी छोटे वक्फे के लिए, बहुत छोटे पीरियड के लिए रही थी वो एमपी, तो जब ये तमाम चीज़ें, अब ये लगता है आपको कि जो आपके फादर की पॉलिटिकल लेगेसी थी वो अब आपके कंधों पर है, क्या ऐसे सोच पाती हैं इस चीज़ को आप? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो 96 में, इसका एक एग्जांपल है मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, क्योंकि 96 में वो समाजवादी के सिंबल पर कैराना से एमपी चुने गए थे और उसके बाद से आज तक कैराना में दोबारा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कोई एमपी नहीं बना है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो मेरे वालिद के बाद मैं दूसरी इंसान हूँ जो कैराना में समाजवादी के सिंबल पर एमपी बनी है। तो इस बात का मुझे गर्व होता है, फ़ख्र महसूस होता है कि उनके बाद इस लेगेसी को मैंने आगे बढ़ाया। तो और ये सब उन्हीं का करना है, उन्हीं की मेहनत है आज तक, और उन्होंने ही जो हमारे लिए एक फसल तैयार करी थी, तो आज तक भी हम उसी को काट रहे हैं और कोशिश यही है कि उसको हम भी आगे बढ़ा सकें। जब जीत का सर्टिफिकेट मिला था और जब आप आई थी, मैंने देखी थी वो तस्वीर, जब आपके भाई ने आपके सर पे हाथ रखा और आपकी मदर जो है उन्होंने, उनसे आप गले मिली और आप, जाहिर सी बात है इमोशनल मोमेंट था आपके लिए, जज्बाती थी और आप रोने लगी। कैसा था वो पल आपके लिए जब ये डिक्लेयर हुआ कि इकरा अब कैराना की एमपी होंगी, और जीत का सर्टिफिकेट जब आपने ये, जब लफ्ज़ ये सुने तो कैसी थी वो फीलिंग और क्या चाहती थी आपकी, सबसे पहले क्या करें आप? मैं बस अपनी माँ से मिलना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ भी, और ख़ासकर पिछले 2-3 साल में 2021 के बाद से जिन हालातों से हम गुज़रे हैं, जिन परिस्थितियों का हमने सामना किया है, उसके बाद इस पड़ाव तक पहुंचना और सब कुछ देखने के बाद इस पड़ाव तक पहुंचना बहुत बड़ी एक राहत की सांस थी। और राजनीति में और चुनाव के दौरान बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लोग तरह तरह के आप पर बातें बनाते हैं, चिढ़ाते हैं आपको, आपके परिवार को चिढ़ाते हैं, तो कई चीज़ों पर आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो जीत आपका वो जवाब होती है उन लोगों को। तो मुझे बहुत खुशी थी कि बहुत ऐसे लोग जो बदतमीज़ी उस दौरान कर रहे थे, वो ऊपर वाले ने उनका मुंह बंद किया हमें जीत दिलाकर। तो बहुत खुशी का दिन था, लेकिन साथ ही कोई भी खुशी मेरे जीवन में अधूरी ही रहती है अब जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। तो उनकी बहुत कमी महसूस हुई और उनकी याद आई कि अगर आज वो होते तो कितना उन्हें कितनी खुशी होती। तो ये एहसास हमेशा रह जाता है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैं उनकी तरह समाजवादी पर जीती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उन्हीं की तरह राजनीति भी कर पाऊँ। जी, वो कौन से मुद्दे आपके लिए रहने वाले हैं इकरा, जो आप कैराना के एमपी होने के नाते आप उठाने वाली हैं? इससे पहले मैं देखूं कि आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है, वहाँ कोई बड़ा चेहरा आपके लिए कैंपेन करने नहीं आया, ना ही क्योंकि आप इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट थी, ना तो कांग्रेस से ही और ना ही समाजवादी पार्टी से। तो ये कह सकते हैं कि आपको संगठनात्मक तो आपको सपोर्ट मिला, लेकिन बाकी आपने अपने दम पर ये चुनाव जो है वो लड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके लिए योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबने कैंपेन किया, और दूसरी तरफ आप अकेली थी। तो हम कह सकते हैं एक अकेला सब पे भारी जो है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कैराना के लिहाज से कह सकते हैं कि वो फिट बैठता है। वो कौन से मुद्दे रहे, इससे पहले मैं ये पूछूं कि मुद्दे कौन से आप उठाने जा रही हैं, वो कौन से मुद्दे आपके लिए रहे जिसको आपको लगता है जिसने आपकी जीत की नींव डाली और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं जीत सकती हूँ?
तो सबसे पहले मुद्दों की अगर बात करें तो क्योंकि हमारे क्षेत्र में 2 टर्म से हम देख रहे थे भाजपा की सरकार, सेंटर में भी और स्टेट में भी, और बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं, खासकर क्योंकि किसानों का जो एक मुद्दा है, मेरे ख्याल से अगर सबसे बड़ा श्रेय हम किसी को दे सकते हैं कि 2013 के दंगों के बाद अगर कोई एक यूनिफाइंग फैक्टर बना है हमारे क्षेत्र में तो वो किसान आंदोलन है। और इसमें सबको जोड़ने में भी किसानों का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो किसान है, जो इकोनॉमिकल जो मेजॉरिटी है वो भी खेती बाड़ी से होती है वहाँ पर। और किसान हर जाति से और समुदाय से आते हैं, मुसलमान भी किसान हैं, हिंदू किसान हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, सब हर बिरादरी से आपको किसान मिलेंगे। तो जब किसानों का एक इतना बड़ा मुद्दा और ये मुद्दे का निस्तारण सरकार कर नहीं पा रही है, बार बार वादे होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर जोड़ने का काम किसी ने किया है तो वो किसानों ने किया है। उनकी परेशानी ने उन्हें एकत्रित होने पर मजबूर किया और एकत्रित होकर इस सरकार से सवाल करने पर, इस सरकार का विरोध करने पर उन्हें मजबूर किया, लेकिन आज तक भी उनकी अनदेखी हो रही है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे तरफ से उनको ये परेशानी का एहसास ना हो, और जब भी मुझे मौका मिले तो मेरे साथ साथ कैराना का जब भी नाम आए तो किसानों की बात भी उसमें ज़रूर हो। और दूसरा मेरे लिए कोशिश रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे लगता है किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो उनकी शिक्षा के लिए मैं काम करना चाहूँगी। और इसके अलावा एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई लंबी ट्रेन नहीं जा रही है इलाहाबाद या लखनऊ, तो एक मेरठ और करनाल ट्रेन चलनी प्रस्तावित थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाई है। इसके अलावा रोडवेज़ में वहाँ पर बसें नहीं चलती हैं, हालांकि हमारा इलाका एनसीआर में आता है, और अगर ये कम्यूटिंग की इश्यूज़ थोड़े सॉल्व हो जाएं तो वहाँ पर बहुत बेहतर लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है और आना जाना उनके लिए आसान हो सकता है। तो इस तरीके के कई मुद्दे हैं जो लोकलाइज्ड हैं, जिनका अभी एक मीटिंग में हमने अपने शहर के, अपने क्षेत्र के जितने भी लोग थे, गणमान्य लोग जो थे, उनसे हमने मुद्दों की जानकारी ली और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी है। तो इस पर अमल करने का प्रयास होगा, इनको उठाने का, और कोशिश यही रहेगी कि इस फहरिस्त के बुनियाद पर एक मीटिंग अगले साल भी हम करें कि हमने इन पर क्या अमल किया है। एक चेक रखने के लिए अपने ऊपर भी और लोगों को बताने के लिए भी कि आपने क्या काम किए हैं और क्या रह गए हैं जिनको आपको करना बाकी है। आपकी सीट कम्युनल सीट भी रही है और पलायन का मुद्दा बहुत वहां उठाया गया, सीट को, पूरे इलेक्शन को भी बहुत कम्युनल करने की कोशिश की गई, और ऐसे वक्त में आपने चुनाव लड़ा जहां पर राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था। ये कहा गया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 400 पार की बात, 80 में से 80, हालांकि वो अयोध्या की सीट ही वो हार गए और खुद प्रधानमंत्री 1.5 लाख से ही सिर्फ जीत पाए। आपकी जो सीट है वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये ना पता हो कि मुस्लिम बाहुल सीट नहीं है, बल्कि शायद 30 से 32% ही मुसलमान हैं, तो जब तक हिंदुओं का आपको वोट ना मिले आप नहीं जीत सकती। तो आपको क्या, जो आप कहती थी जब अपने कैंपेन के दौरान कि आपको 36 बिरादरी का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या आपको उनका वोट भी मिला? बिल्कुल मिला है, और मेरी जीत इस बात का परिणाम है कि मुझे सपोर्ट भी मिला है, वोट भी मिला है। तो मेरी जीत वरना मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी सीट के समीकरण ही इस तरीके के हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र में जहाँ इस तरीके के मुद्दे उठाए गए, वहाँ से मुझ पर सब लोगों ने जो यकीन जताया है, तो मेरी बस यही कोशिश है कि मैं उनको निराश किसी तरीके से ना करूं, और मैं सिर्फ एक आइडेंटिटी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, क्योंकि सभी ने मुझे वोट किया है, तो मैं सभी की आवाज़ बन सकूं और सभी के लिए काम कर सकूं। और भाजपा को तो बहुत बड़ा तमाचा अयोध्या की सीट पर मिला है। हमें जितनी खुशी उस सीट की है शायद ही किसी और सीट की यूपी में खुशी इतनी है, एक अमेठी की सीट की और है। तो लेकिन जो मैसेजिंग अयोध्या वाली सीट से गई है वो बहुत बड़ा मैसेज है कि लोग अब इन मुद्दों से हट चुके हैं, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों को काम चाहिए, काम के सवाल और जवाब चाहिए सरकारों से। लोग अब अपने मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये चुनाव बहुत लोकलाइज था, लोकल मुद्दों पर था, और जब तक चुनाव लोकल मुद्दों पर होता रहेगा तब तक मुझे लगता है हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहेगा और ये बेहतर
संकेत है हमारे देश के लिए। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि अभी भी लोगों की आंखें आपके ऊपर लगी रहेंगी? इसलिए नहीं क्योंकि एक आप एमपी चुनकर आई हैं, बल्कि इसलिए कि एक 27 साल की मुस्लिम लड़की कैराना जैसी सीट से चुनकर आई है और वो अब एक एमपी है। तो आप जो भी बोलेंगी, जो भी आप बात कहेंगी, आपके हर लफ्ज को पकड़ा जा सकता है। और जब आपके साथ ये बात आपके साथ लगती है कि आप एक मुस्लिम एमपी हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? जब तक मैं चुनाव लड़ रही थी तब तक ये बात नहीं कही जाती थी इस तरीके से, लेकिन जब से मैं बनी हूँ, जीती हूँ चुनाव, तब से ये लक़ब ज़्यादा जुड़ गया है साथ में। हालांकि मुझे अपनी आइडेंटिटी से कोई शर्म नहीं है, मुझे गर्व है, लेकिन मैं जिस पद पर हूँ वहाँ मैं सिर्फ एक आइडेंटिटी की वजह से नहीं हूँ। मेरे पर पूरे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी है, हर उस वोटर की जिसने वोट किया है और जिसने नहीं भी किया है, और अपने पूरे क्षेत्र के जितने लोगों बिरादरियों ने मुझे वोट किया है उन सब की जिम्मेदारी है। तो मैं सिर्फ यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक आइडेंटिटी में छुपकर बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना करूं और सभी का रिप्रेजेंटेशन कर पाऊं। जिन लाखों लोगों ने आपको वोट नहीं किया, अगर वो आपके पास आते हैं काम के लिए, खासतौर पे वो लोग हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ता भी हों, उनके नेता भी हों, क्योंकि अब तो आप एमपी हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आपसे अगर आते हैं काम के लिए, तो आप क्या करेंगे? वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है पूरी प्लानिंग की हो कि कैसे आपको चुनाव हरवाया जाए, वो लोग भी आपके पास आ सकते हैं काम के लिए। तो तब क्या रिएक्शन होगा? क्या सोच रही हैं आप? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इसमें मैंने अपने वालिद साहब से सीख ली है, और हालांकि मैंने सुने ही हैं ये बातें उनके बारे में। तो वो हमेशा ये कहते थे कि अगर कोई उनके पास काम के लिए आता था और अगर उनके पास वो ओहदा, वो पद उनके हाथ में था जिससे वो मदद कर सकते थे, तो वो बिना पूछे मदद करते थे। और अगर कोई उन्हें अपना समर्थक बताता था कि ये चुनाव में आपके खिलाफ रहे हैं, तो उनका यही जवाब रहता था कि यही कैराना है, यहीं मुझे रहना है, यहीं इन लोगों को रहना है, ना मैं जा रहा हूँ कहीं, ना ये जा रहे हैं। आज वोट नहीं दिया, शायद कल दे दे। तो एक उस उम्मीद के साथ कि अगर मैं उनके साथ वही बर्ताव करूँ, उन्हें उसी तरीके से इग्नोर करूँ जैसे मुझे उन्होंने वोटों में किया, तो फिर हम कभी भी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, बड़ा दिल करना पड़ेगा, और जब आप बड़े पद पर हो तो आपको बड़ा दिल रखना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका जहन बदले और वो फिर अपनाएं। और मुझे लगता है कि अगर मदद किसी की हो सकती है और आपके पास वो पद है तो कर देनी चाहिए, और बाद में जो भी कुछ होगा उसका इंतज़ार बाद में कर ले तो बेहतर है। जी, बस 2-3 मेरे आखिरी सवाल। आई नो आप बहुत थकी हुई हैं, सारा दिन आपका बहुत लंबा रहा है। कुछ हल्के सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, चाहे ट्विटर पे देखें, हम फेसबुक पे देखें, और ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम पे, अगर किसी नेता को लेकर सबसे ज़्यादा रील्स बनी हुई हैं तो उनमें आपका शुमार किया जा सकता है। हर उस चीज़ के लिए आप पार्लियामेंट जा रही हैं, आप कैंपेन कर रही हैं, आप क्या बोल रही हैं, आप कैसे कपड़े पहनती हैं, इस सब की बात जो है वो हो रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? डू यू एंजॉय दैट? नहीं, मुझे थोड़ा मतलब although I'm grateful but I think it's a little unnecessary। तो मैं चाहती हूँ कि रीलों के बजाय मैं मुद्दों के लिए जानी जाऊँ, बातों के लिए जानी जाऊँ। तो वही मेरी कोशिश है कि सिर्फ सुपरफिशियल अपीयरेंस नहीं, बल्कि अहम जो बातें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रहे सभी का। जी, लोकसभा की पहली स्पीच कैसी होने जा रही है? कुछ तैयारी है, कुछ सोचा है कि अगर मौका मिलता है तो कौन से वो अहम मुद्दे होंगे, कौन सी वो चीज़ें होंगी जिस पर सबसे पहले बात करना चाहेंगी? जी, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि मौका मिलता है, क्योंकि एक तरीका है, एक तौर तरीका है इसका, और इसमें पार्टीज़ को टाइम आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उस टाइम के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से आपको मौका मिलता है। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे पता नहीं उतना टाइम रहेगा या नहीं, लेकिन मैं तैयारी फिर भी रखनी है। अगर जैसे ही मौका मिलेगा तो अपनी बात कहनी है, तो उसकी तैयारी पूरी है। और मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा नीट का जो चल रहा है,
क्योंकि खुद क्योंकि आप युवा हैं। मैं भी एक युवा हूँ और मैं रिलेट बहुत कर सकती हूँ। और मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है उठाना, क्योंकि ये जो सरकार है बेरोज़गारी पर खुद कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो तरीके थे जिनसे रोज़गार लोगों को मिल सकता था उनको भी मैल प्रैक्टिसेस में उलझाकर उनसे भी लोगों का रोज़गार छीनने का प्रयास हो रहा है। तो ये सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है पूरा ही विपक्ष सरकार को इस बात पर घेरना चाहता है। आपने लोकसभा के स्पीकर का चयन हुआ, वो पूरी प्रोसीजर आपने देखा, और उसके बाद वही उनका एरोगेंट बिहेवियर भी आपने देखा होगा कि वो कैसे डांट कर उन्होंने बिठा दिया। बड़े से बड़े नेता को वो डांट कर बिठा देते हैं। पिछले हमने 2019 में देखा कि कैसे एक दिन में सबसे ज्यादा सांसदों को बाहर करने का रिकॉर्ड भी ओम बिरला के नाम है। 140 सांसदों को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। राहुल गांधी की सांसदी गई, महुआ मोइत्रा की सांसदी गई। ये वो नेता हैं जो फायर ब्रांड नेता हैं। कभी आपको ये जहन में कुछ आया कि फिर से ओम बिरला को बना दिया गया है, मैं अगर बोलूंगी, मैं कोई मुद्दा उठाऊंगी तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? और इसके अलावा उनके चयन को भी आप कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो पिछला जो टर्म था उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिससे हम सभी डर गए थे अपने देश की डेमोक्रेसी के को लेकर, और तभी इतना ज़रूरी था संविधान के साथ जाना और संविधान की बातें रखना। तो पिछली बार जो हुआ मुझे नहीं लगता इस बार हो पाएगा, क्योंकि इस बार विपक्ष एक मजबूत स्थिति में है और घेराव के लिए तैयार है विपक्ष। तो हालांकि वही स्पीकर हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो शायद अपने तौर तरीके कुछ बदलेंगे, क्योंकि न सिर्फ इसमें विपक्ष को परेशानी होती है पर पूरे देश की बदनामी एक इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। तो उससे बचने के लिए हम सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, क्योंकि देश की बेइज्जती कहीं भी इस तरीके से अगर होगी, क्योंकि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस दुनिया में, तो उसकी हिफाजत और उसको एक तरीके से लेकर चलना, जैसे एक रिस्पेक्ट से लेकर चलना, ये सभी की जिम्मेदारी है। तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह नहीं होगा। अखिलेश ने कहा भी बात जी कि सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो दल आए हैं जीतकर उनको संरक्षण भी मिलेगा, उनको मौका भी मिलेगा और उनकी सुनवाई भी होगी। तो फिलहाल तो हम एक पॉजिटिव उम्मीद पर हैं, लेकिन जैसे भी हालात बनते हैं उन पर उसी हिसाब से मुझे लगता है कदम उठाए जाएंगे। आखिरी सवाल, मैंने देखा था आप तीसरी शायद रो में बैठी हुई थी, और जितनी महिला चुनकर आई हैं समाजवादी पार्टी से खासतौर पर, उनके साथ आप वहां पर बैठी हुई थी। तो मैं प्रिया से भी बात कर रही थी और प्रिया सरोज, आपका जिक्र किया उन्होंने कि हम पहली बार चुनकर आए हैं, वो भी यंग हैं और आप भी उन यंगेस्ट में आप शुमार हैं। डिम्पल यादव वगैरह से भी आपकी मुलाकात होती होगी। वो पिक्चर भी मैंने देखी थी जब अखिलेश यादव खड़े हैं, डिम्पल हैं और साथ में आप हैं, उसको लेके भी बहुत सारी वही रील्स वाली मैं बात करूंगी कि वो आपको लेकर बनी हुई है उनके साथ। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप महिलाएं जो पहली बार चुनकर आई हैं खास तौर पर, क्या कुछ आपके आपस में क्या बातचीत क्या हो रही है, किस तरह की कोई नर्वसनेस है, कैसे सोच रही हैं, आपके आगे का आपका प्लान क्या है? क्योंकि आप लोगों ने, मैं प्रिया सरोज की भी बात करूंगी, मैं और कई सांसद जो यंग चुनकर आई हैं, उनके पूरे कैंपेन का तरीका बिल्कुल अलग रहा है। वो जो एक ट्रेडिशनल तरीका हम देखते रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े भाषण, जोर जोर से चिल्लाना, ये सब करना, वो सब नहीं देखा गया है। और उसने कहीं ना कहीं एक होप भी दी है कि जरूरी नहीं आप जोर से चीख के बोलें तभी आप जीत सकते हैं, आप अपने मुद्दों पर अगर अडिग रहते हैं, सहजता भी बात करते हैं तो भी आप जीत सकते हैं। सो व्हाट डू यू टॉक अबाउट, क्या आप लोगों की बातचीत है, कैसे आप देख रहे हैं इन चंद दिनों को? टेल यू द फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस, जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे तो डिम्पल जी भी थी और प्रिया और हम सभी वहाँ पर मौजूद थे। तो तब यही बात हुई कि ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज का ओरिएंटेशन हो रहा हो। तो क्योंकि नई बिल्डिंग है तो जो पुराने जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी नई बिल्डिंग का उतना अंदाज़ा नहीं है। तो सभी लोगों को गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, और बिल्कुल वही फीलिंग है जो पहले दिन कॉलेज की जो होती है। तो उसी तरीके से आपको स्टेशनरी भी मिल रही है और सिखाया जा रहा है किस तरीके से सवाल उठाने हैं, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, सभी कुछ। तो एक बिल्कुल वो फीलिंग भी ज़रूर आ रही है। इस बारे में हमारी बहुत चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, और साथ ही गाइडेंस मिल रहा है, जैसे कि
डिम्पल जी हैं और भी जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं अक्रॉस पार्टीज, स्पेशली विपक्ष के, तो वो लोग बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं। और मुझे लगता है जैसे यंग ब्लड जो पॉलिटिक्स में आ रहा है, एक जो चीज़ अब तक देखते थे हम कि इनएक्सेसिबिलिटी एक बहुत ओल्ड पॉलिटिशियंस में एक रिवायत होती है इनएक्सेसिबिलिटी, उनको लगता है तभी वो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो लेकिन वो अब नए जो फ्रेश ब्लड है, क्योंकि हम लोग सभी आपस में भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं और इतना एहसास इस बात का नहीं ले रहे हैं कि हम एमपी बन चुके हैं, एमपी बन गए हैं, अब किस तरीके से बात करनी है। मुझे लगता है ये एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप तक सब लोग पहुंच सकते हैं, आपको बात बता सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। तो ये जो इनएक्सेसिबिलिटी ख़त्म होती दिख रही है अब धीरे धीरे, तो मुझे लगता है इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉलेज के दोस्तों का फोन आया, आप LSR से पढ़ी हुई हैं, दिल्ली में हैं, कि MP साहिबा आप तो अब बहुत बड़ी बन गई, कुछ ऐसे आया आपके पास फोन? जी, फ्रेंड्स जैसे छेड़ते हैं, सभी का फ़ोन आया, सभी बहुत खुश हैं और सभी ने मुबारकबाद भी दी, लेकिन अभी वक्त नहीं मिल पाया है सबसे मिलने का, अभी वक्त अपने क्षेत्र के लोगों से भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है मिलने का। तो जैसे ही वक्त मिलेगा तो दोस्तों से भी मिला जाएगा और फिलहाल तो सब बहुत खुश हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, आई टुक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और ऑल द वेरी बेस्ट। और हम सबको भले ही आप सिर्फ वहाँ से चुनकर आई हों, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि शायद देश में तमाम जगहों से लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं और उनको एक अलग तरह की खुशी है कि आप जीत कर आई हैं और शायद ये और बाकी लोगों की जीत से थोड़ी सी अलग ज़रूर है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू।